नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 11 मार्च 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सैन्य अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सुमेलित है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, एक तरफ सैन्य अभ्यास, एक तरफ देश दिया हुआ है। तो जैसे दिया है अजय वॉरियर, तो यूएसए दिया गया है उसके सामने, धर्म गार्जियन उसके सामने जापान दिया गया है, इंद्र इंडोनेशिया दिया गया है, युद्ध अभ्यास यूके दिया गया है। तो अब क्या यह सभी सुमेलित हैं? तो अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि धर्म गार्जियन यह जापान से सुमेलित है, तो यानी कि दो तो सही है। लेकिन अजय वारियर यह यूएसए का नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो इस तरह से अजय वारियर यूके का हो गया और युद्ध अभ्यास क्या है, यूएसए का हो गया, यानी 4 का 1 है। तो अब यहां पर देखिए सीधे सीधे यह पहला भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। तो पहला चौथा गलत हो गया, यानी सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। और इस तरह से पहला और किस में नहीं है, तो अगर किस में नहीं है तो वह बी में है। तो इस तरह से एलिमिनेशन से भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो यह आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो और इंद्र जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंद्र, जैसे गरुण क्या है, इंडोनेशिया का है, इंद्र रूस का है। तो यह इसके जो सैन्य अभ्यास हैं। तो इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है, इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड्स। तो यह जो है द हिंदू में आप लोग देखेंगे तो भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास, इसका नाम रखा गया है धर्म गार्जियन 2022, जो कि 27 फरवरी 2022 को विदेशी प्रशिक्षण मोड बेलगाम में शुरू हुआ था और 12 दिनों की गहन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण के बाद 10 मार्च को यह संपन्न हुआ है। तो इस तरह से धर्म गार्जियन 2022 भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और इस तरह से भारत और जापान के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह अभ्यास का आयोजन एक शानदार सफलता रही। इसमें क्रॉस ट्रेनिंग, फील्ड परिस्थितियों में मुकाबला, कंडीशनिंग से लेकर खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान तक एक विशाल स्पेक्ट्रम शामिल था। फायरिंग रेंज में और विभिन्न सामरिक अभ्यासों के दौरान दोनों सेनाओं ने विभिन्न प्रदर्शनों में भाग लिया और इस तरह से दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे से अपने अनुभवों को भी साझा किया। और इससे संबंधित अगर इस तरह का भी ध्यान रखेंगे, कुछ और भी देशों से भारत के जो विश्व सैन्य अभ्यास हैं, जैसे इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति, मालदीव एक्वेरियन, चीन हैंड इन हैंड, सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र, नेपाल सूर्य किरण, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो देखिए यहां पर दिया गया युवा संसद महोत्सव, तो यहीं से ही आप इसको देखें तो यह पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यह युवा खेल मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं के विचारों पर ध्यान आकर्षित करना, यह कथन एकदम सही है। अतः केवल 2 उत्तर होगा। तो दोस्तों इससे संबंधित खबर आप पीआईबी में देखिए आई हुई है। तो इसमें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का यह ध्यान रखेंगे कौन सा है, 3rd एडिशन है, तीसरा संस्करण है और यह 2019 से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह याद रखेंगे। तो इसमें क्या है, लोकसभा सचिवालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा, न कि देखिए उसमें कथन क्या दिया था, दिया है संसदीय कार्य मंत्रालय, तो यह नहीं होगा। तो यहीं पर आपका उत्तर हो जाता है ठीक। और इस साल जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, इसका विषय ही है नए भारत की आवाज बने और समाधान खोजें एवं नीति में योगदान करें। तो इस तरह से पहला मैंने जैसा कि बताया 2019, और इसके बारे में भारतीय प्रधानमंत्री ने 2017 में मन की बात में अपने इसका जिक्र किया था। तो इससे जो है जो पुरस्कृत यहाँ युवाओं को, इसमें से 3 लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, युवा लोगों को। और इस तरह से इन तीनों लोगों को लोकसभा स्पीकर यानी संसद में
पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलता है इन शीर्ष 3 राष्ट्रीय विजेताओं को। तो इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और कुछ लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी यानी 50,000 रुपए तक दिया जाता है 2 लोगों को। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य यह है कि 18 से 25 वर्ष के कम आयु के युवाओं की आवाज सुनना। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो यह एक असैनिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत ने रूस के संयुक्त सहयोग से निर्मित किया है। तो यह कथन तो एकदम सत्य है, क्योंकि कुडनकुलम परियोजना कहां पर है? यहाँ तमिलनाडु में आप देख सकते हैं, एकदम यहाँ पर है। तो यह दक्षिणी भाग पर है और यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा परमाणु केंद्र है। तो यहां पर यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, भारत परमाणु ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है। खुद भी सोचिए, यहां पर देखिए, अब यूरेनियम के उत्पादन में भारत का स्थान कहां है? भारत में भी यूरेनियम की खोज ही नहीं हुई है। जैसे यूरेनियम की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार ऑस्ट्रेलिया में हैं। और आज उत्पादन में बात की जाए तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। कनाडा में यूरेनियम सिटी है। तो कहने का यही मतलब है कि भारत अभी इन परमाणु ऊर्जा के मामले में अभी अन्य देशों से ही वह एनरिच्ड यूरेनियम जो है लाता है, और परमाणु ऊर्जा समझौता भी इसीलिए भारत ने किया है कई देशों के साथ। तो कहने का यही मतलब है कि यहीं से आपको इस कथन को गलत निकाल सकते हैं, इसका निष्कर्ष, क्योंकि यूरेनियम में अभी यह वह अवस्था नहीं है। जैसे अब यूरेनियम में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के थुमलापल्ली में है। इसी तरह से अगर हम बात करें मेघालय में, अगर हम बात करें तो यहाँ मेघालय पड़ेगा, यहाँ पे डोमियो टास है। राजस्थान में रोहिला नामक स्थान पर 5,000 टन यूरेनियम पता चला। यानी अभी भारत के पास कह सकते हैं कि अवसर है, अभी खोजा नहीं गया है। और इसी तरह से यहाँ पर थोरियम के भंडार हैं केरल में। तो कहने का यही मतलब है कि परमाणु ऊर्जा में तीसरा सबसे बड़ा यह उत्पादक नहीं है। अतः क्या हो गया? 1 और 2 सही है, तो अतः उत्तर क्या हो गया? ए सही है। तो यहां पर देखिए द हिंदू में खबर आई हुई है। तो तमिलनाडु की जो कुडनकुलम पंचायत है, उन्होंने AFR यानी अवे फ्रॉम रिएक्टर, तो इस तरह से कह सकते हैं जो रिएक्टर इससे दूर, तो इस पर जो है कड़ी आपत्ति जताई है। और इवन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह से रेडियोधर्मी परमाणु ईंधन कचरे की समस्या हो सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो इसीलिए इससे संबंधित खबर है। यहाँ पर इसमें पॉइंट्स हमने दिए हैं और यहाँ मानचित्र में आप देखेंगे तो ये देख रही कहाँ है कुडनकुलम, यहाँ पर है। इसी तरह से आप लोगों के एग्जाम में यह लगाने को भी आ जाता है। जैसे काकरापार पूछ ले तो गुजरात में है, रावत भाटा कहाँ है तो राजस्थान में है। इस तरह से याद रखेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु केंद्र है, ये भी याद रखेंगे। तो बहुत सारे, अब तो और ज्यादा परमाणु संयंत्रों पर कार्य किया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं यूएस कंट्री नंबर 1 पर है, चाइना दूसरे पे आ गया है, फ्रांस, भारत यहां पर आप देख सकते हैं ना 13वें स्थान पर है। 22 ऑपरेटर रिएक्टर्स हैं इसके पास। और यहां पर देखिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में है, यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है आवास संबंधी कैबिनेट समिति और संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को छोड़कर सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, यह एकदम सही है कथन। क्योंकि कैबिनेट समितियों का गठन और इसके निर्माण में प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, यह ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखिए उत्तर क्या हो गया? केवल 2, अतः उत्तर क्या है? बी है। तो इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है, SBI MD भाटिया अपॉइंटेड एज सेबी मेंबर। तो यहां पर सेबी मेंबर यानी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक अश्वनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो इसमें क्या है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री भाटिया को सदस्य के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी। तो यहां पर यह कैबिनेट नियुक्ति समिति की बात आई है। अब यहां पर देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटीज फॉर्म। तो इस समय वर्तमान में 8 कैबिनेट कमेटी है, चूंकि पहले ज्यादा हुआ करती थी। तो इस तरह से उसको 2014 में जब एनडीए की सरकार आई भारत में, तो एनडीए की सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन समितियों को घटाकर सिर्फ 6 कर दिया। बाद में 2
और बढ़ा दी। तो वर्तमान में यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 समितियां हैं। तो कैबिनेट समितियां क्या हैं? तो कैबिनेट समिति ऐसे संगठन है जो मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस तरह से यह प्रधानमंत्री यह भी निर्णय ले सकते हैं कि जिन मामलों की चर्चा विशिष्ट कैबिनेट समिति में हुई है उसकी चर्चा मुख्य कैबिनेट में भी की जा सकती है। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे और इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष के प्रश्न। 2021 में आया हुआ प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कौन सा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है? तो सीधी सीधे आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी वनवासियों की बात की जा रही है, तो इसके लिए मंत्रालय है जनजाति मामलों के मंत्रालय। आंसर डी होगा। और कितना सरल प्रश्न आया था। क्यों आया था? क्योंकि 2021 में इस पर प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्णय लिया गया था। तो इसमें जो है यहाँ पॉइंट ध्यान रखेंगे, पर्यावरण एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 6 जुलाई 2021 को संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसी वजह से यह प्रश्न आया, चर्चा का विषय था। अब बढ़ते हैं 8 मार्च 2022 को। दोस्तों एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसलिए इसको सुधार के लिए आज हम लोगों ने इस प्रश्न को लिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा लिखित पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं। इसने औपनिवेशिक शासन के मन की सम्मोहक विजय के खिलाफ चेतावनी दी, ये तो सही है, इस पुस्तक में है इसका उल्लेख। दूसरा, इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जो कथन है, देउस्कर द्वारा देश का प्रयोग विशिष्ट रूप से बंगाल क्षेत्र के संदर्भ में, यही कथन गलत हो जाता है। तो दोस्तों उस दिन गलती से हो गया था, तो इसे आप लोग जरूर ठीक कर लीजिएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, गिग अर्थव्यवस्था। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह पीआईबी में आई हुई खबर है। नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से ब्रिक्स मतलब क्या होता है? BRICS यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से ग्लोबल साउथ में गिग तथा प्लेटफॉर्म में काम करने के संदर्भ में रोजगार के नए स्वरूपों विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इस आयोजन में यह महत्वपूर्ण है कि यह गिग अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। तो यहां पर यह टर्म आ रहा है गिग अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये गिग अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो आज डिजिटलाइजेशन का दौर है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आप देख सकते हैं लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। तो इस दौर में रोजगार की परिभाषा और काम का स्वरूप भी क्या है? धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तो इस परिवर्तित नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही है इससे। तो इसी को जो ये परिवर्तित रूप है, इसी को गिग इकोनॉमी कहा जाता है। गिग इकोनॉमी एक ऐसी मुक्त बाजार व्यवस्था है जहां पूर्णकालिक रोजगार की जगह अस्थायी रोजगार का प्रचलन है। इससे लाभ क्या है? तो इस अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों और रोजगार प्रदाताओं दोनों को लाभ है। यानी जो कंपनी है उसको तो लाभ है ही, क्योंकि उसको भाई स्किल्ड पर्सनालिटी या स्किल्ड डेवलपमेंट के तहत जो अच्छे कर्मचारी हैं वह मिल जाते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं और इस तरह से उनको लाभ मिलता है। तो कर्मचारी और कंपनी दोनों को लाभ मिलता है। तो इससे संबंधित जो कंपनियां हैं इसके, और लेकिन अब देखा जाए तो ये जो कोरोना नामक महामारी थी इसके दौरान बहुत लॉस हुआ, क्योंकि कोरोना नामक महामारी के दौरान कहा जाता है कि भारत में इस महामारी के प्रभाव के चलते लगभग 90% गिग वर्कर प्रभावित हुए हैं। उनके आय में बहुत गिरावट आई है, क्योंकि बहुत सारी फर्म बंद हो गई। जहां पर वो लोग उनकी आमदनी 25,000 रुपए होती थी वह घटकर 15,000 रुपए हो गई है। तो इसी को लेकर के यह वेबिनार आयोजित किया गया है कि समस्या से कैसे निपटा जाए। इससे संबंधित जो कंपनियां हैं, तो भारत में गिग इकोनॉमी जैसे स्टार्टअप्स हैं और टेक्नोलॉजी आधारित फर्म के कारण जोर पकड़ रही हैं। तो इसमें जैसे आपने सुना होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सब क्या है? ये सब गिग इकोनॉमी के तहत इसमें जो है यह कंपनियां कार्य कर रही हैं और भारत में नए रोजगारों जिनमें ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरह की जॉब शामिल हैं और इसकी 50% से भी ज्यादा हिस्सा गिग इकोनॉमी द्वारा सृजित हो रही है। तो दोस्तों इसके लाभ भी हैं और नकारात्मक पहलू भी हैं। तो लाभ क्या है कि दोनों को फायदा हो रहा है और इसके पास अपनी पसंद का काम करने की आजादी है। घर बैठे काम भी आप कर सकते हैं,
वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आप देख ही रहे हैं कि इस कोरोना नामक महामारी में डेवलप हुआ। तो ये सब गिग इकोनॉमी के लाभ हैं। और इसके नकारात्मक पहलू क्या हैं? तो इसके नकारात्मक पहलू ये हैं कि इसमें जैसे कि जो स्किल्ड पर्सन है, जिसमें विशेषज्ञता है, उन्हीं को वह चयन करेगा, और जिसके पास विशेषज्ञता नहीं है उनके लिए यह समस्या हो सकती है। तो कहने का मतलब अनस्किल्ड जो सेक्टर है वो हमारे देश में ज्यादा है, तो उनके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां उनके लिए नहीं, सरकार गरीबों का ध्यान दे सकती है लेकिन ये कंपनियां नहीं देंगी। तो इन कंपनियों के लिए क्या है, जो अच्छा वर्कर होगा उन्हीं को चुनेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, अस्थायी और असंगठित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और भारत में यानी गिग इकोनॉमी अस्थायी और असंगठित रोजगार को बढ़ावा देती है, और अस्थायी तौर पर काम करने के कारण नियमित काम या रोजगार की गारंटी नहीं होती, इसलिए नियमित आय का कोई साधन उन्हें नहीं मिल पाता। और इसके लिए ठोस कदम क्या उठाने चाहिए, तो युवाओं को स्किल्ड किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ड्रोन तकनीकी, रोबोटिक्स आदि से जुड़े कार्यों में भी प्रशिक्षण दिया जाए, और इस तरह से उभरते स्टार्टअप को संतुलित तरीके से विकसित किया जाए। तो ये सब है। तो इस तरह से आज का अंक समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।